everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain telescope. Telescope two types. One is the refracting telescope and reflecting telescope. Refracting telescope प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकेंड लाइट रे ट्रेवल करती है तो वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना होती है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे टेलीस्कोप एक काम कर रहा है। ये जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है ये टू टाइप्स का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे डिपेंड करता है, मतलब लाइट रे हमारी पास करती है, एक ही मीडियम पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, मिरर। क्या यूज करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस के साथ साथ मिरर का भी यूज करते हैं और मल्टी रिफ्लेक्शन के बाद में जो एनलार्ज साइज की जो बहुत दूर रखी ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर दिखाई देता है रिफ्लेक्टिंग के लिए। और रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है इसमें दो तरह के लेंस का यूज करते हैं। एक का अपर्चर ज्यादा होता है कंपेयर टू आई लेंस। आई लेंस से इसका जो द्वारक होता है वो ज्यादा होता है, जिसको हम अपर्चर कहते हैं। इसका द्वारक ज्यादा हो जिससे इसकी फोकल लेंथ इसके कंपेरिजन में ज्यादा होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस से ज्यादा होती है। ये चीज आप अच्छे से समझ लें। फोकल लेंथ इसीलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि प्रकाश अगर ज्यादा एंटर करेगा तो दूर रखी वस्तु हमें क्लियर दिखाई देती है, इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट लेंस है इसका जो फोकस हम लोग बढ़ा देते हैं। अपर्चर बढ़ाने के साथ साथ इसका फोकस भी बढ़ जाता है, जबकि आई लेंस का कुछ फोकस कम रखते हैं जिससे हम देखते हैं। आई लेंस से क्या करते हैं, हम किसी इमेज को देखते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, इमेज को बनाते हैं। दूर रखी वस्तु का जो इमेज होती है उसको बनाने की कोशिश करते हैं और इसको अरेंज करते हैं। ये एडजस्टेबल लेंस होता है। तो इस रे डायग्राम को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम देखते हैं। जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली काम क्या करता है, किसी दूर रखा कोई भी ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट विजन पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है उसको क्लियरली और मैग्नीफाइड करके दिखाता है। तो टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। कोई भी दूर रखी वस्तु को बहुत ही क्लियर दिखाता है, साफ दिखाई देता है, क्योंकि दूर रखी वस्तु को हम नहीं देख सकते और उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट विजन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्या करता है, क्लियरली और मैग्नीफाइड करके दिखाता है। तो ये टोटल जो काम होता है टेलीस्कोप का वो काम करता है विजुअल एंगल पे। विजुअल एंगल होता क्या है, सपोज दैट ये सन है और अर्थ सरफेस है, ये इसको हम बोलेंगे अर्थ। इस अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पे ये ऑब्जर्वर ये देख रहा है सूर्य को। तो सूर्य तो बहुत बड़े साइज का है लेकिन दिखाई देता है एक बॉल की तरीके से, छोटा दिखाई देता है। तो छोटा दिखाई देता है उसका कारण क्या है, क्योंकि जब इस सूर्य के द्वारा ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है इस ऑब्जर्वर की आंख पे, जो इसकी आंख है उस पे जो आई लेंस होता है उस पे जो विजुअल एंगल है वो बहुत ही छोटा बनता है। दूर जितनी दूर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी जो विजुअल एंगल है वो छोटा बनेगा। जैसे ये सपोज दैट आई है और ये आई लेंस है। तो आई लेंस में जब कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई भी टेरेस्ट्रियल बॉडी है, वहां से इसका जो विजुअल एंगल बनेगा जितनी दूर रखेगा उतना छोटा इसका इस पे क्या बनता है, विजुअल एंगल बनता है। तो विजुअल एंगल छोटा बनेगा इसलिए ये हमें क्लियर नहीं दिखाई देती और छोटी दिखाई देती है। बड़ी वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइड करके दिखाता है। जबकि टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप क्या करता है, इसके विजुअल एंगल को इंक्रीज करता है। कोई भी वस्तु है उसकी इमेज का फॉर्मेशन करता है और इमेज को मैग्नीफाइड करने के बाद उसको क्लियर दिखाता है। मैग्नीफाइड क्या होगा, क्यों कैसे करता है, वो विजुअल एंगल पे डिपेंड होता है। तो पास लाके किसी वस्तु के विजुअल एंगल को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो विजुअल एंगल बढ़ेगा तो वस्तु का साइज हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। जबकि माइक्रोस्कोप में इस तरीके की कंडीशन है, वो क्या करता है, इमेज को लार्ज करके दिखाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका। विजुअल एंगल पे डिपेंड है कि विजुअल एंगल जिस तरीके का बनेगा उसी तरह से हम लोग इमेज को देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके रे डायग्राम पे। तो रे डायग्राम हम दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए।
और वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि रे डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कोई भी कॉन्वेक्स लेंस रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पे कोई भी पैरेलल लाइट रे जब जाएगी, इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे है और ये जाएगी, तो ये इसके किसी फोकस पॉइंट पे मिलती है, इस लेंस के फोकस पे। यही तो इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था। कहां पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। इसी तरह से अगर ये लेंस रखा है और क्योंकि सूर्य तो ऊंचाई पे है, बहुत उसकी दूरी है, वहां से आने वाली लाइट रे हमारी क्या होगी? इनफाइनाइट से आ रही है। तो इनफाइनाइट से आएंगी तो वो किस तरीके से लेंस पे गिरेंगी? इसी तरह से तो गिरेंगी। ये इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे। अब ये लाइट रे क्या करती हैं? अब आपको ये देखना है कि ये मिलेंगी कैसे। ये भी मिलती हैं, ये फोकस पॉइंट पे मिलती हैं जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही, और ये क्या है? इनके बीच की ये डिस्टेंस तो बराबर होती है, इक्वली स्पेस्ड होती है सभी लाइट रे, लेकिन ये इसके फोकल प्लेन में मिलती हैं। जैसे ये फोकस है, इसके द्वारा ये प्लेन बन रहा है, तो ये सभी डाइवर्ट होने के बाद में ये इसके कहां पे मिलेंगे? फोकल प्लेन में मिलेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत याद रखना अच्छे से, तभी आप इसकी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। इनफ्रारेड से आने वाली लाइट रे अगर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, तो ये किस पे मिलेंगी? फोकल पॉइंट पे मिलेंगी। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है, कुछ तिरछी होके आ रही हैं, तो इसके फोकल प्लेन में मिलेंगे। फोकल पॉइंट और फोकल प्लेन, फोकल पॉइंट से पास होने वाली वर्टिकल लाइन, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो ये किसी पॉइंट पे, इसके पॉइंट पे फोकल प्लेन में मिलेंगी। अब देखो, फोकल प्लेन से जो चलने वाली लाइट रे है, अब यहां से भी, यहां तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमने क्या लगाया? आई लेंस का यूज किया। किसका लेंस यूज किया? आई लेंस। अगर अब इसके बाद में आई लेंस को हमें यहां रखना है, तो आई लेंस इस तरीके से हमने इसको रख दिया। तो आई लेंस रखने के बाद में ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इस प्लेन पे इस तरीके से यहां पे पॉइंट मिल रही लाइट रे, तो इस जगह से जाने वाली दो तरीके से लाइट रे यहां से जाएंगी। एक तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इसके पैरेलल जाएगी वो इसके फोकस प्लेन से पास होगी। जैसे ये इसका फोकस प्लेन है, तो यहां से पास हो जाएगी। समझ गए बात? टोटल यही डायग्राम हमें बनाना है। और जब इन लाइट रे को जो आई लेंस से पास हो रही है, ये आई लेंस है, इसको हम बोलेंगे क्या? आई लेंस। इस आई लेंस से जो ये लाइट रे पास हो रही हैं, अब इनको हम जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये किसी पॉइंट पे मिल जाती हैं, और जहां पे मिलेंगे वहां इसकी लार्ज इमेज बन जाती है, ठीक है। और इसको एडजस्टेबल लेंस भी बोलते हैं। तो इसलिए यहां पे आई रखी होती है, और आई क्या करती है? इस मैग्नीफाइड इमेज को वो देखती है, उसको दिखाई देता है कितना? यहां पे जो मिलेंगी, तो यहां एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से इसको अरेंज करना है हम, लाइट रे इस आई पीस को बढ़ाएंगे घटाएंगे, जिससे इसके फोकल प्लेन हमारा धीरे धीरे चेंज होता रहता है, और इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसी छोटी सी जो ऑब्जेक्ट है, इसकी मैग्नीफाइड इमेज यहां पे बन जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो भी इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से, क्योंकि इसके रे डायग्राम में बहुत ज्यादा हम लोग इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पार्ट हमने सेपरेट करके दिखाया है कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को उठा के हम यहां रख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, परावर्तन के पश्चात, ये किसी इस लेंस के फोकस बिंदु पर मिलती है। कहां पे मिलती है? फोकल पॉइंट पे। जो इसका फोकस होता है वहां पे ये लाइट रे मिलेगी। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये बताया आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फिर हमने बताया कि क्योंकि लाइट रे हमारी कहां से आ रही है? बहुत दूर, एस्ट्रोनॉमिकल जो भी खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम लोग देखते हैं, तो वहां से आने वाली लाइट रे इनफाइनाइट से
किस तरीके से लेंस पे गिरेंगी? तिरछी गिरेंगी। जब इस पे तिरछी गिरती हैं तो ये लाइट रे क्या करती हैं, इस लेंस से रिफ्रैक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसके फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे, फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे मिलती है। अब क्या होगा, जब ये लाइट रे जब तिरछी गिरेंगी इस पे और इसके किसी फोकल पॉइंट के किसी पॉइंट पे मिलेंगी, फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो ये लाइट रे क्या करती हैं, यही किसी प्लेन में यहां कहीं मिलेंगी। इसके बाद वो किस पे गिरती हैं? आई लेंस पे। तो आई लेंस पे जब गिरेंगी ये लाइट रे, तो आई लेंस पे गिरने के बाद में, तो आई लेंस पे किस तरीके से जाएंगे, तो यही लाइट रे जब इस प्लेन में आने के बाद में एक लाइट रे पैरेलल जाती है, और जाती तो इसमें बहुत है, इनफाइनाइट लाइट रे, इसमें बहुत ज्यादा लाइट रे आती है। लेकिन रे डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हम कुछ लाइट रे को देखते हैं यहां पे, इसलिए हमने दो लाइट रे दिखाई हैं। एक लाइट रे हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस जो आई लेंस है उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और दूसरी इसके फोकल जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से पास करेगी। तो ये पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे सीधे निकल जाती है। जैसे ये लेंस है, ये रखा है, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, उसका कोई डेविएशन नहीं होता है। और जो लाइट रे हमारी इसके पैरेलल जाती है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंडिंग होती है, हमने बताया ना। तो ये हल्की सी बेंड हो जाती है, और बेंड होके पास कहां से करती है, इसके फोकस, यहां पे इसका फोकस होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रे डायग्राम। अब हमने बताया था रे डायग्राम में, रे डायग्राम जो डिस्कस करने से पहले हमने ऑब्जेक्टिव लेंस का सेपरेटेड, कैसे लाइट रे को वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसको हमने डिस्कस किया था। तो अब आपको रे डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से किस तरीके से लाइट रे का ये अरेंज करता है, कैसे कन्वर्ज कर रहा है। इस तरीके से हमने इक्वली स्पेस 3 लाइट रे ले रहे हैं। कितनी? 3 लाइट रे ली हैं हमने, और सभी के बीच में स्पेसिंग बराबर होती है, और ये होती भी है। लाइट रे एक सीधी रेखा में एक चलती है और कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो इस तरीके से एक सीधी रेखा में ये आ रही है और इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है। तो अब क्या करेंगे, इन लाइट रे को जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे गिरती हैं तो ये क्या करता है, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जा रही है वो तो सीधे निकल जाएगी। हमने बताया क्या था, कहां मिलेंगे, इस लेंस के, इसका लेंस का फोकल क्या है, एफओ। ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए इसका फोकस क्या है, एफओ। ये सभी लाइट रे क्या होंगी, कन्वर्ज होने के बाद में किस पॉइंट पे मिलेंगे, इसके फोकल प्लेन में। ये जो इसका प्लेन दिखाई दे रहा है ये इसका फोकल प्लेन है, फोकल प्लेन, इसके इस फोकल प्लेन में ये सभी मिलेंगे जाके। तो जो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, जो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसको हमने ओवन ले लिया, ये क्या करेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी। अब क्या करना आपको, सबसे पहले तो इसी लाइट रे को दिखाएंगे। अब जो लाइट रे इसके ऊपर जा रही है वो बेंड होगी, और बेंड होने के बाद में क्या करेगा, उसी पॉइंट पे मिलेगी जाके, और दूसरी लाइट रे भी बेंड होके इसी पॉइंट पे। ये एसेंशियल कंडीशन है इसकी, इसमें कोई भी किसी तरीके से किंतु परंतु आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। लाइट रे जब तिरछी लेंस पे गिरेंगी और वो इसके फोकल प्लेन में मिलती हैं, ये एसेंशियल कंडीशन है इसकी। अब क्या करेंगे, दूसरा आई लेंस रखा है, इसकी फोकस बहुत ही कम है, जहां से हम लोग इसके कंपेरिजन में ये फोकस इसकी कम होता है, जो फोकल लेंथ इसकी कम होती है। अब इसमें दो तरीके की लाइट रे जा रही हैं, यहां मिलने के बाद यहां बहुत असंख्य लाइट रे कन्वर्ज करेंगे, लेकिन यहां से पास होने वाली लाइट रे है और बहुत ही पास होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही पास हो, बहुत ज्यादा लाइट रे पास होंगी। एक तो लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कहां से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं आपको, तो इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक लाइट रे तो यहां से पास होगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो इसके पैरेलल जाएगी वो इस तरीके से मिलेगी, पैरेलल किसी पॉइंट पे, और ये इसके फोकस से होकर जाएगी, जहां से पास हो वहीं फोकस आप उस पॉइंट को बना लें, ये फोकस है। तो इस तरीके से लाइट रे दो जा रही हैं और ये इसके फोकस पॉइंट से जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे आई रखी है और आई क्या कर रही है, इनको समायोजित करके देख रही है।
ये इसको एडजस्ट करके देख रही है। अब इन लाइट रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये सीधे रेखा में जा रही है, इनको पीछे की तरफ हमने बढ़ाया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जिस पॉइंट पे ये मिल जाएंगे वहां इसकी एक एनलार्ज इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एनलार्ज इमेज बनती है। सपोज दैट इस पॉइंट पे मिल रही है तो यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी, जो बड़ी एक इमेज इसकी बनेगी। इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो यहां पे एक इमेज इसकी बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है? इनफाइनाइट में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इनफाइनाइट में रखा है। कहां रखा है? इनफाइनाइट। इसको अपने मन में आप मान लेंगे ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट में रखा है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने इसको नहीं दिखाया है। इसकी दूरी क्या है? इनफाइनाइट है यहां से, और इसके द्वारा जो लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब सन से लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारे लेंस के द्वारा कन्वर्ज की गई और वो इसके फोकल पॉइंट पे की गई कन्वर्ज। तो यहां पे एक इस इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है। इस इमेज को हम बोलते हैं ए डेस बी डेस। ए डेस बी डेस पे इमेज बन गई और इसी इमेज को, ये आई लेंस एडजस्टेबल लेंस है और ये एडजस्ट करने के बाद में ये क्या करता है? इसी इमेज को एनलार्ज करके देखता है और ये इमेज हमारी बन जाती है ए डबल डेस बी डबल डेस पे। तो अंतिम प्रतिबिंब इसका जो होता है वो ए डेस बी डेस पे बन रहा है, ए डबल डेस बी डबल डेस पे बन रहा है। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर रेशियो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण अल्फा का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये तो हो गया, इसके द्वारा जो बना कोण ये हो जाएगा बीटा, और वस्तु द्वारा बना कोण इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके द्वारा जो भी कोण बनेगा उसको हम लिखेंगे अल्फा। तो इस तरीके से दोनों से का जो रेशियो निकालते हैं उससे हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका रे डायग्राम है, रे डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लें तभी आप इसको कर पाएंगे। क्या है, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या हो रही है? कन्वर्ज होने के बाद में इसके फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे मिलती हैं, जहां पे इनफाइनाइट पे रखी हुई किसी वस्तु का यहां पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये जब इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा ए डेस बी डेस पे, यही इमेज इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसके द्वारा इससे कुछ लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट होंगी और वो इस आई लेंस से रिफ्लेक्शन के पश्चात जब किसी पॉइंट पे इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है और किसी पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहीं पे इस ए डेस बी डेस जो ऑब्जेक्ट इस आई लेंस के लिए काम कर रहा है उसकी एक इनलार्ज इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस पे बन जाती है। तो ये चीज आपको कॉपी में नोट भी करना है और उसको लिखना है। तो नोट करने के लिए जो थ्योरेटिकल थ्योरी है उसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसके डायग्राम को, रे डायग्राम को सही से समझ लेते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रे डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम का एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक पार्ट हमने निकाल के बाहर बनाया और इसके बाद उसको कन्वर्ट किया है इस पॉइंट के लिए। दोनों जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उन दोनों को अलग अलग बना के आपको हमने समझाया। इसके बाद हमने क्या किया, इसकी कंबाइन इमेज बना के दिखाई आपके सामने है। अब क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे अलग अलग पार्ट में। बीटा जो एंगल होता है वो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण है। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है? ए डबल डेस बी डबल डेस। इसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण कहां नेत्र है? यही तो आई लेंस है, इस पे बनाया गया कोण बीटा है। और जो वस्तु है इस प्रतिबिंब के लिए, ये वस्तु है ए डेस बी डेस, इसके द्वारा बनाया गया कोण अल्फा। बस आपको ये समझना है कि ये दोनों पैरेलल हैं और इसलिए जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो यही ए डेस बी डेस। एज ए कैलकुलेशन सिंपलीफिकेशन के लिए हम ए डेस बी डेस को ही हम ऑब्जेक्ट और आई दोनों के लिए, जो इसका ऑब्जेक्ट और जो बिंब और प्रतिबिंब दोनों के लिए इस कैलकुलेशन में ए डेस बी डेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया।
जो मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अल्फा बहुत ही स्मॉल एंगल होते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब देखो इस O2 से जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, और ए डेस तक की जो डिस्टेंस है O2 से वो कितनी है, यूई। O2 से ए डेस तक की डिस्टेंस यूई। इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन है, वो ए डेस बी डेस पे बन रहा है। दोनों पैरेलल है, इसलिए हम यहां तक इसके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे इतना कैलकुलेशन यहीं तक रखते हैं। तो बीटा के द्वारा ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां से टेन बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, टेन बीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है, ए डेस बी डेस अपॉन ए डेस O2 लिख देंगे, O2 ए डेस, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो वैल्यू यूज कर दो यहां पे, टेन बीटा इक्वल क्या वैल्यू दी गई, ए डेस बी डेस वैसे ही रख देंगे। O2 ए डेस की वैल्यू कितनी है, यूई। O2 ए डेस की वैल्यू यूई। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड जो डायग्राम हमने बनाया है, वो डायग्राम हमारा बना है ए डेस O1 और बी डेस। ए डेस O1 ये ए बी है, और ए डेस O1 और बी डेस। इसके द्वारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस किसको मैग्नीफाइंग कर, इसका जो कन्वर्जिंग कर रहा है, जो लाइट रे किससे आ रही है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट की लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किस पे, फोकल प्लेन के किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा। तो यही पार्ट हमने उठा के यहां रख दिया है। इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा है। तो टेन अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, टेन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है इसका, इसकी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, O1 टू O डैश ए डैश। तो यहां से O1 टू ए डैश हम यहां से डिस्टेंस लिख लेंगे इसकी। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ये पॉइंट हमने मिस किया है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। ए डैश बी डैश ये वही रहेगा, बस O1 टू ए डैश। ट्रायंगल कौन सा होगा, जैसे इसमें ट्रायंगल यूज किया है, तो इस तरीके से आप ट्रायंगल भी शो कर सकते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा है, ए डैश O2 बी डैश, ए डैश O2 बी डैश, ये ट्रायंगल है। और दूसरे में ट्रायंगल हमने कौन सा यूज किया है, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश O1 बी डैश। इसी में कैलकुलेशन चल रहा है। उसमें ट्रायंगल कितना है, अल्फा है जो एंगल है, और इस ट्रायंगल का एंगल कितना है, वहां पे बीटा था, यहाँ पे अल्फा है। O1 ए डैश की वैल्यू कितनी है, टेन अल्फा इक्वल ये डिस्टेंस यहां से इस डिस्टेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, FO, कितनी, FO। तो यहां पे हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन FO। तो रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल आ जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा यूजिंग द वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन यूई। इसमें साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करेंगे, तो इस ये लाइट रे जो जा रही है वो लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हम डायरेक्शन किधर मेजर कर रहे हैं, यूई को मेजरमेंट कर रहे हैं O2 टू FO, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए यूई हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, टेन बीटा माइनस यूई अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन FO। FO पॉजिटिव होगी, उसका आपको पता होगा लॉजिक, क्योंकि ये डिस्टेंस हम O1 टू FO मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन में करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे M इक्वल मिल जाएगा FO अपॉन यूई, वो भी कैसा, नेगेटिव। ये मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला निकाला है। अब हम दो तरह के केस यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हमारी कोई भी इमेज फॉर्मेशन है वो
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा इमेज फॉर्मेशन एट इनफाइनाइट। तो ये दो केस डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो केस नंबर फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, तब अंतिम प्रतिबिंब हमारा डी दूरी पर, स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर अगर बन रहा है, और वो बनेगा कब, आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो फोकस किस पे बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, उसकी इमेज हमारी किस पे बनना चाहिए, एफओ पे। अगर एफओ पे इमेज बन रही है तो उसके द्वारा जो आई लेंस के द्वारा अरेंज इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा तो ए डबल डैश बी डबल डैश पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, जो लार्ज साइज का है, जो हम देखेंगे। तो इसेंशियल कंडीशन ये होती है कि फोकल प्लेन जो एफओ है उस फोकल प्लेन में इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब ए डैश बी डैश हमारा इसके फोकल प्लेन में। तो इसके लिए ये अरेंजमेंट है, ये आई लेंस है, इसको हम बोलेंगे क्या, आई लेंस। ये आई लेंस के द्वारा हमें साइन कन्वेंशन भी हमने दिखा दिया यहाँ पे। जो इनलार्ज इमेज इसके द्वारा बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश पे। किस तरीके से, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये ए डबल डैश और इधर बी डबल डैश पे ये इमेज बन रही है। इसलिए इससे इमेज तक की डिस्टेंस v इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि साइन कन्वेंशन मेजर हम इधर कर रहे हैं लेकिन डिस्टेंस हम इसके इस तरफ मेजर कर रहे हैं, लाइट रे हमारी इधर जा रही तो अपोजिट हो गया, तो इसलिए माइनस डी हो जाएगा। ये इसकी इमेज हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस कितनी, यू। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू माइनस यू और v इज इक्वल टू माइनस डी और f इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, लाइट रे की डायरेक्शन है, इसलिए एफ ई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। और लेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आप सबकी वैल्यू यहाँ यूज करना है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, सबकी वैल्यू यूज करेंगे तो यहां से हो जाएगी, एफ की जगह हमें क्या रखना है, प्लस एफ ई, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। 1 अपॉन वी की जगह कितना है, माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू, ये वैल्यू बनेगी। टोटल वैल्यू हमने यूज कर दी। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया, तो इस जगह पे देखेंगे 1 अपॉन एफ ई इक्वल 1 अपॉन माइनस डी, इसको इस तरीके से लिख दें, माइनस 1 अपॉन डी, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यू, प्लस 1 अपॉन यू। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से 1 अपॉन यू की वैल्यू फाइंड करना है। 1 अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। और एक इसमें कॉमन हमें लेना है, जैसे हमने ए प्लस बी होता है और इससे ए कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए। इसी तरीके से तो करते हैं, जैसे हमने 2 प्लस 4 है और 2 प्लस 4 में 2 कॉमन अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 2, यही तो लिखते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लिखेंगे, लेकिन डिवाइड होता तभी तो होता है ये टर्म। ये चीज यहाँ पे हमें करना है, 1 अपॉन एफ ई है, 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, कॉमन ले लेंगे तो यहां बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन डी, तो ये होगा अपॉन में, ये पूरा इसमें डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई। फ्रेमिंग चेक कर लो, तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन यू इक्वल 1 अपॉन एफ ई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। इतना टर्म आपके सामने है। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो कितनी होती है, इसको हम ऊपर वाला डायग्राम हम साफ किए दे रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग कितना निकलता है उसको हम लिखते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ अपॉन यू, वो भी निगेटिव, एफ ओ अपॉन यू।
अब ये वैल्यू यहाँ यूज कर दो, क्या हो जाएगा, m इक्वल माइनस एफ ओ, 1/UE को इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एफ ओ, और ब्रैकेट में लिख दें 1/UE। तो ब्रैकेट में 1/UE की वैल्यू आपके सामने ये देखो दिखाई दे रही है। 1/UE की वैल्यू कितनी है, 1/UE इक्वल टू 1/FE 1 प्लस FE अपॉन डी। तो इसको लिख सकते हैं FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन डी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर जो होती है इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन कब होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। मतलब इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। स्पष्ट दृष्टि की मतलब लेंस से इमेज तक की जो डिस्टेंस हो वो डी हो, यही है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो तब मैग्नीफाइंग पावर हमारा आता है m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। केस नंबर सेकेंड, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस इन लाइट रे का जो अनंत से आ रही है उनको कन्वर्ज करके किस पॉइंट पे गिराएगा, जो फोकल प्लेन है वो एफओ और एफई दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए। ध्यान देना, एफओ और एफई का जो प्लेन हो वो सेम प्लेन हो। जो इसका आई लेंस का जो फोकस है और ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है वो दोनों जब एक दूसरे पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी एफ ई और ये हो जाएगा एफ ओ। दोनों डिस्टेंस एक दूसरे पे लाई करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम जब नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे टेलीस्कोप का, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट और भी हम क्लियर कर देंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आता है इस टेलीस्कोप की लेंथ कितना होगा इन केस ऑफ प्रतिबिंब हमारा कहां बने, इनफाइनाइट पे। जब इनफाइनाइट पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए इस टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ क्या होगी एफओ अपॉन एफओ प्लस एफई। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो एफओ प्लस यूई होती लेंथ। दो तरीके की लेंथ होती है, एक एफओ प्लस यूई और एक होती है एफओ प्लस एफई। तो यहाँ पे लेंथ है इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्मेशन है, इसलिए लेंथ हो जाएगी एफओ प्लस एफई। क्यों होगी दोनों लेंथ, क्योंकि एफई और एफओ इसकी फोकस जो होता है वो एफई होता है और इसका फोकस पॉइंट है वो एफओ है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट है एफओ, आई लेंस का फोकस पॉइंट है एफई। दोनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तब इसके द्वारा जो कन्वर्जिस लाइट रे हैं उनके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। इस चीज को अच्छे से समझ लें कि इनफाइनाइट पे कब बनता है, किस कंडीशन में। दोनों एफओ और एफई एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे तो उसके द्वारा जनरेट जो प्लेन होगा उसको फोकल प्लेन बोलेंगे, और वो फोकल प्लेन के द्वारा जब इमेज फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। तो ये रे डायग्राम का मेन कॉन्सेप्ट है। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो अनंत पर जो इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्मेशन है, उस इमेज फॉर्मेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन रूल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यूई, इमेज तक की डिस्टेंस इनफाइनाइट जिसको हमने डी लिखा था पहले, और एफ इज इक्वल टू एफ है ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों ये पॉजिटिव होगी आपको पता है। लेंस फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल फोकल लेंथ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यूज कर दो वैल्यू, तो वैल्यू यूज करेंगे जब सभी, तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन प्लस एफ ई 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस का यूई 1 अपॉन एफ ई, इसको लिखेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 और ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन यूई। तो आप देखते हैं 1 अपॉन यूई की जो वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली, 1 अपॉन यूई इक्वल 1 अपॉन एफ इन केस ऑफ एफओ इक्वल टू एफ। देखो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफओ इक्वल टू एफ इक्वल टू यूई। यही तो बात हमने कहा था, जब इनफाइनाइट पे बनेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये और ये डिस्टेंस यहां से, ये डिस्टेंस कितनी है एफओ और ये डिस्टेंस कितनी है एफ ई। पहले हमने क्या ली थी ये डिस्टेंस यूई, तो यूई इक्वल टू एफ ई इक्वल टू यूई आया
तभी ये इनफाइनाइट पे बनेगी। आपको यहाँ पे डेरिवेशन से भी क्लियर हो रहा है। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यूई। यूई की वैल्यू कितनी निकली है? एफ ही, तो यूई की वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे, तो एम इक्वल आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ। ये यूई की वैल्यू है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए है? जब इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो? इन्फिनिटी पे। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। दोनों केस हमने टेलीस्कोप का, सबसे पहले टेलीस्कोप डिस्कस किया, टेलीस्कोप से करते क्या है, और इसके बाद टेलीस्कोप के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन में दो केस हैं, जो मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, एक अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत बनता है इन्फिनिटी की कंडीशन, और दूसरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दोनों के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की। एक में मैग्नीफाइंग पावर जब डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो एम इक्वल टू निकला था माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। सेकंड कंडीशन है जब इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो, तो एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।